जरा देख लूँ। रोल नंबर आज है 25 तारीख। अभयराज मदेशिया, कौन है? अभिषेक गुप्ता, अक्षत कुमार, अनामिका सिंह। अक्षत, अनामिका सिंह और फिर उसके बाद अर्शी गौतम, आयुषी सिंह, अर्शी गौतम, आयुष, आयुषी सिंह और कौन? हर्ष यादव, इशिका वर्मा और क्या? हर्ष यादव, चलिए। और बाकी जो लोग आए अभी बाद में अपना नाम लिख दीजिएगा। अनुष्का श्रीवास्तव, अनुष्का श्रीवास्तव, अनामिका पांडे। चलिए बाकी सब लोग अपना बाद में नाम लिख दीजिए जिससे मैं अटेंडेंस लगा दूँ। स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड के बारे में, ठीक? तो उसमें से कुछ लोगों को समझ में आया था, कुछ लोगों को नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन भी थी और कुछ डाउट्स भी थे। तो हम लोग क्या करते हैं, आज पूरा एक एग्जाम्पल लेते हैं और पूरा डिटेल उसकी एक एक स्टेप वाइज जो है हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे और आप लोग भी उसमें डिस्कशन कीजिएगा। अगर कहीं भी समझ में ना आए तो तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक? तो लेट्स स्टार्ट। पहले स्क्रीन पता नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। ये रही। तो ये रहा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर। अब आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा। अ स्मॉल जनरेटर fuel, low sulfur and high sulfur. Environmental Protection Agency insists that the maximum amount of sulfur dioxide that can be emitted per hour is 15 units. Suppose that at least 16 kilowatts must be generated per hour. How many gallons of low sulfur and high sulfur must be utilized per hour in order to minimize the cost of fuel? अब इसको समझ लीजिए अच्छे से, पहले न्यूमेरिकल को समझिएगा। सबकी स्क्रीन पर जो न्यूमेरिकल है वो दिख रहा है। अब इसको पहले समझ लीजिए कि है क्या। ए स्मॉल जनरेटर एक जनरेटर है जिसमें दो तरह के फ्यूल लगते हैं, एक है लो सल्फर और एक है हाई सल्फर। एक लो सल्फर फ्यूल है और एक हाई सल्फर फ्यूल है, ठीक? अब देखिए जो ये फ्यूल डाले जाते हैं इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसमें कितना लगना है सल्फर डाइऑक्साइड जिससे मिनिमम पोल्यूशन हो, ये भी आपको याद रखना है, ठीक? तो क्या कह रहे हैं, फॉर 1 आवर एक घंटे के लिए ईच गैलन ऑफ लो सल्फर एमिट्स 3 यूनिट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट्स 4 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी एट कॉस्ट 160। मतलब कि जो
सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी 3 यूनिट, लो सल्फर डाइऑक्साइड की 160 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक, अब देखिए इसी तरह से जो हाई सल्फर है, वो हाई सल्फर के बारे में क्या है, ईच गैलन ऑफ हाई सल्फर एमिट्स 5 यूनिट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब कि जो वो जनरेट करता है वो 5 यूनिट जब हाई सल्फर इस्तेमाल की है तो वो कितना जनरेट करता है, 4 किलोवाट एंड कॉस्ट ₹150 पर यूनिट हिसाब से। यहाँ पर इसको अभी भी समझ में नहीं है लोगों को, समझिएगा। एक स्मॉल जनरेटर है जिसमें दो तरह के फ्यूल लगते हैं, एक है लो सल्फर का और एक है हाई सल्फर का। ठीक, जो ईच गैलन ऑफ लो सल्फर है वो एमिट मतलब कि उत्सर्जित करता है 3 यूनिट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि जनरेटेड, जो 3 यूनिट सल्फर डाइऑक्साइड है उससे बनता है आपका 4 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें से उसकी पर यूनिट कॉस्ट है 160। ठीक, इसी तरह से जो हाई सल्फर है वो 5 यूनिट का सल्फर डाइऑक्साइड लगता है उसमें, और वो जनरेट करता है 4 किलोवाट का, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट है आपकी 150। मतलब कि दोनों ही 4-4 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और जो लो सल्फर है वो लगता है आपका 3 यूनिट, और जो हाई सल्फर है वो लगता है आपका 5 यूनिट। लेकिन जो लो सल्फर है उसकी कॉस्ट है 160 और जो हाई सल्फर है उसकी कॉस्ट है 150। तो ये तो हो गया पूरा आपका सवाल के बारे में। अब आगे पूछ क्या रहा है ये देखिएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी insist that the maximum amount of sulfur dioxide that can be emitted per hour is 15 unit। जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट एजेंसी है वो कहती है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो उत्सर्जित हो सकता है वो 1 घंटे में अधिकतम, याद रखिएगा, मैक्सिमम 15 यूनिट्स है। जो 15 यूनिट्स है वो अधिकतम है, याद रखिएगा। इसके बाद जो मैंने ये मैक्सिमम या अधिकतम शब्द इस्तेमाल किया है इस पे ध्यान दीजिए आगे। फिर आगे कुछ और आ रहा है, सपोज दैट एट लीस्ट, फिर आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, सपोज दैट एट लीस्ट 16 किलोवाट मस्ट बी जनरेटेड पर आवर। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी है 1 घंटे में कम से कम 16 किलोवाट। ऊपर देखिएगा, जो हम सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करेंगे, जो लगाएंगे, वो हर घंटे 15 यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो हर घंटे 16 किलोवाट से कम नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसी से इनइक्वलिटी, जो हमारा सब्जेक्टिव कांस्टेंट है वो बनेगा। जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट बनेगा वो हमारा इन्हीं दोनों पर बनेगा। पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी गैलन्स ऑफ लो सल्फर एंड हाई सल्फर मस्ट बी यूटिलाइज्ड पर आवर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो हर घंटे हमें हाई सल्फर और लो सल्फर कितना इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी फ्यूल की कॉस्ट मिनिमम हो, या हम अपनी फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। अब अगर यहाँ पर किसी की समझ में न्यूमेरिकल ना आया हो तो एक बार मुझे बता दे, मैं समझा दूंगा फिर से इसको। अगर सवाल समझ में आ गया हो तो फिर हम इसको चालू करें। ठीक, किसी की समझ में नहीं आया न्यूमेरिकल, अगर आ गया तो आज नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर सबकी समझ में ये न्यूमेरिकल आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो ये पूरा एक, अब देखिएगा, ये पूरा न्यूमेरिकल एक थ्योरेटिकल फॉर्म में है। मतलब कि इस न्यूमेरिकल को, जो कि जैसे कंपनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी प्रॉब्लम को ऐसे लिख करके दे दिया गया, एक केस है जो ये है और वो आपको लिख करके दे दिया गया है। अब क्या करना है, आप इसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना है।
मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन देना है। ये आपकी प्रॉब्लम है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जो मैथमेटिकल फॉर्म में है पहले तो हम लिख लें इसको क्वांटिटी के रूप में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में, जिससे हमें इसका मॉडल कंस्ट्रक्ट करने में आसानी हो जाए। जब हम पीछे मॉडल कंस्ट्रक्शन बता रहे थे ना, तो उसमें बताया था कि ओआर में जितनी भी चीजें हैं वो ऑल दोज आइटम्स विल बी क्वांटिफाइबल। तो हम यहाँ पर जो ये न्यूमेरिकल लिखा है इसको क्वांटिफाई करेंगे कि कैसे हम इसको मैथमेटिकल मॉडल में सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये रहा हमारे पास उसका मैथमेटिकल का क्वांटिटेटिव फॉर्म। क्या टाइप्स ऑफ फ्यूल कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, लो सल्फर एंड हाई सल्फर। ठीक, अब जो लो सल्फर है वो कितना और कितना यूनिट इस्तेमाल करके कितना बिजली उत्पन्न की कॉस्ट कितनी है। लो सल्फर 3 यूनिट का इस्तेमाल होकर के, हाई सल्फर है वो मैक्सिमम अलाउड है, वो मतलब कि 5 यूनिट तक हम उसको अलाउबल है, और उसको हम 4 किलोवाट की बिजली जनरेट करता है जो उसकी कॉस्ट आती है 150 रुपए। ठीक, अब ये कह रहा है कि 3 यूनिट तक जो है अलाउड है लो सल्फर और 5 यूनिट तक अलाउड है आपका हाई सल्फर, लेकिन दोनों जो है 15 यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो दोनों को मिलाकर। तो सल्फर और हाई सल्फर करके 15 यूनिट से इलेक्ट्रिसिटी वो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने जो आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज करना है, और जो हमारा ये आइटम लग कौन सा कॉस्ट है P160 और P150, हमें इसको मिनिमाइज करना है। ठीक, तो ये जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी उसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लिया। यहां तक सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम इसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए। हमारे पास ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब हम इसको मैथमेटिकल मॉडल में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो रिप्रेजेंट द अननोन इन द प्रॉब्लम्स। हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल्स थे दैट आर लो सल्फर एंड हाई सल्फर। तो लेट X be the number of gallons of low sulfur that must be utilized and Y be the number of gallons of high sulfur that must be utilized। मतलब कि मान लिया कि हमारे पास X गैलन लो सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं और Y गैलन हम जो है हाई सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो गैलन कितने भी हो, इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे कि उनकी कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर पाए। कॉस्ट कितनी है, X वाले की है 160 और Y वाले की है हम 150। इसका मतलब कि हम 150 और 160 के कॉस्ट से एक्स और वाई की कितनी वैल्यू निकालें कि वो हमारा मिनिमम हो। ठीक, तो ये हमने एक्स और वाई मान लिया कि हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। आगे, अब जब हम इस तरह से डिसीजन वेरिएबल निकालिए तो अब हमें बनाना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, we have to construct our objective function. And what is our objective, our objective is minimizing the cost। हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को मिनिमाइज करना, मतलब कि जो हमारे पास जेड फंक्शन आएगा उसको हम मिनिमाइज करेंगे। यहां पर देखिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है, मिनिमाइज द कॉस्ट दैट इज जेड इक्वल टू 160x प्लस 150y। यहाँ पर x क्या था, लो सल्फर, और ये y क्या था, हाई सल्फर। उसकी कॉस्ट कितनी थी 160 और हाई सल्फर की 150। तो इन दोनों को किस कॉम्बिनेशन में लें कि हमारी जो जेड की वैल्यू है वो मिनिमम
हो। ठीक, तो हमने उसका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया, 160x plus 150y equal to z. Now we have to minimize the value of z for given conditions. और conditions क्या दी है? These are constant, subject to constant. हमारे पास conditions ये दी हुई है, कौन कौन सी? The first one is 3x plus 5y less than equal to 15, मतलब कि अलाउबल सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। कह रहे हैं यहां पर देखिएगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड 3 यूनिट लो सल्फर की अलाउ है और 5 यूनिट हाई सल्फर की अलाउ है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके 15 यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3x1 मतलब कि 3x प्लस 5y लेस देन टू 15, तो वो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3x प्लस 5 नहीं होना चाहिए, अलाउड सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन इतना इतना। अब सिमिलरली ये तो हो गया हमारे पास कॉस्ट की बात, जो कॉस्ट लगा रहे हैं, हमें जो उसका आउटपुट निकल रहा है वो क्या चाहिए? 16 किलोवाट पर आवर मिनिमम तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा जितना भी हो जाए 16 किलोवाट मिनिमम, उससे ऊपर जितना भी। तो देखिए दोनों से मिला करके लो वाले सल्फर से भी 4 किलोवाट था और हाई सल्फर से भी 4 किलोवाट था। यहाँ पर देखिए ये टेबल में लो सल्फर से 4 किलोवाट और हाई सल्फर से 4 किलोवाट, लेकिन पर घंटे दोनों को मिला करके मिनिमम से मिनिमम 16 किलोवाट तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 16, मतलब कि 16 बराबर तो होने चाहिए, इससे ज्यादा ग्रेटर कितना भी हो सकता है। जो बिजली जनरेटर 16 17 18 19 कितनी भी हो जाए, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड जो इस्तेमाल होगी वो कह रहे हैं कि 15 मैक्सिमम है, 15 से नीचे 14 13 12 11 10 9 8 7, ये चाहे जितनी हो जाए, इवन इनमें से कोई भी जीरो भी हो सकता है। ठीक, कोई भी एक हो पाएगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे बन गए हैं सब्जेक्टिव कांस्टेंट और हमारे पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल बन गया है। अब जब हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल बन गया है, अब हमें इसको करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? जो वही हम कल बताए थे, क्या? इम्प्लीसिट कांस्टेंट। अच्छा हाँ, एक नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट तो रहेगा। बाकी का हमने कल बताया था कि x1 x2 की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही रहेंगी, इट मींस नेगेटिव नहीं रहेंगी। हियर x is greater than equal to 0 means value of x or the number of gallons of low sulfur is 0 और ग्रेटर देन 0 मीनिंग एंड y, ये मैंने गलत लिख दिया है, चलो y or the number of gallons of high sulfur is 0 or greater than 0 means there is no negative value, मतलब कि जितने भी डिसीजन वेरिएबल होंगे वो हमेशा 0 या 0 से बड़े ही होंगे, मींस ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो गया नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। अब हमें जो पूरे इक्वेशन है हम उनको एक बार सही से लिख लेते हैं, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा ये ग्राफ द कांस्टेंट। अब हमें जो ग्राफ बनाना है, जो बनेगा किस तरह से? इन दो इक्वेशंस को लेकर के। कौन कौन सा? एक पहला बना था 3x प्लस 5 15 और दूसरा x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। तो हम उसको पहले इक्वेशन को ले रहे हैं। तो पहले इक्वेशन को लेंगे ग्राफ 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। तो रिप्लेस द इनइक्वलिटी
सिंबल विद इक्वल्स पास इक्वल को इक्वल साइन के बराबर कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन 3x + 5y = 15। ठीक, अब फाइंड द इंटरसेप्ट एंड टेस्ट पॉइंट। हमने कल बताया था कि एक बार x को 0 ले लेंगे, एक बार y को 0 ले लेंगे। हमने कल इक्वेशन लिए थे, तो एक बार x1 0 और एक बार y1 0। तो हम इसमें x y दो दिए हुए हैं, तो लेट x = 0, लेट द x बी 0। तो हम पहली कंडीशन में क्या निकालेंगे, 3x + 5 = 15 है, x = 0 लिया, तो 3 × 0 + 5 × y = 15 ये ले लिया। तो 3 × 0 that will become 0, and what will be remain? The left is 5y = 15। 3 × 0 0 हो गया, तो 5y बराबर 15 बचा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू 0 ली थी और y की वैल्यू आ गई 3, तो 0,3। ये आ गई आपकी 5 × 0 = 15। तो 3x + 5 × 0 that will become 0. What will become? 3x = 15, then x = 5। 3x बराबर 15, तो x बराबर 5। तो बचे हमारे पास पॉइंट क्या बचाएगा, 5 हो गया x, y कितना लिया था 0, तो 5,0। तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, तो हम इन 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब इस पॉइंट को हम 0,0 पर टेस्ट कर लेते हैं इस इक्वेशन को, कि ये जो इनइक्वलिटी है वो सही आ रही है कि नहीं, मतलब कि हमारा ये सही आ रहा है कि नहीं। कभी सही आता है, कभी नहीं आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम 3x × 0 मतलब दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन कौन सा था, 4x + 5y ≥ 16। ठीक, तो 4x + 5y को हम ≥ 16 में सॉल्व करेंगे। प्रोसेस डिक्टो सेम वही, 4x + 4y = 16। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह हम इक्वल टू को साइन लगाएंगे, इक्वलिटी में को हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे। फिर इसके बाद हम वही x, y बराबर 0,0 पर हम इसको टेस्ट करेंगे, मतलब कि 0,0 पर। तो x बराबर 0, तो 4x + 4y, तो 4x की जगह 0, तो 4 × 0 + 4y = 16। तो व्हाट विल बिकम, 4y = 16, देन y = 4। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 0,4। सिमिलरली y = 0 जब लेंगे, तो 4x + 4 × 0 = 16। ये 4 × 0 दैट विल बिकम 0। क्या आएगा, 4x = 16, तो x = 4। तो पॉइंट क्या जाएगा, y बराबर 0 लिया था, x की जगह 4, तो x की जगह 4 लिख दिया, y की जगह 0 लिख दिया। तो हमारे पास पॉइंट आ गया 4,0। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, कौन कौन से, 0,4 और 4,0। अब इस 0,0 पर हम टेस्ट पॉइंट करते हैं कौन सा, 4x + 4y ≥ 0 को। तो 0 + 0 मतलब कि 4x × 0 + 4, चलिए 4x + 4y ≥ 0, तो 4 × 0 + 4 × 0 दैट इज > 0। तो 0 क्या 16 से बड़ा या उससे बराबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। 0 हमारा 16 से छोटा है। यहाँ पर इनइक्वलिटी साइन कौन सी लगी है, ग्रेटर की। क्या 0 16 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं। क्या बराबर है, बिल्कुल नहीं। दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। अब हम इन दोनों कंडीशंस के लिए
ये दोनों इक्वेशंस के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। मतलब कौन कौन से, एक पॉइंट था हमारा कौन सा 0,3 5,0, एक ये था हमारे पास, दूसरा था हमारे पास 0,4 और 4,0। ये हमारे पास लाइन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो निकल गए हैं। अब हम उसके जरिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास ये रहा उसका ग्राफ। जो ये नीचे वाली लाइन 0,3 और ये 5,0, ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन की लाइन। मतलब कि 3x + 5y <= 15 की। और जो ये वाली लाइन है जो है 4x + 4y <= 16 की, दो लाइन बन गई। ठीक, यहां तक सबकी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे पास ये जो लाइनें लाइनें रीजन दिख रहा है, जो रीजन दिख रहा है, हम पहले 0,3 और 5,0 को कंसीडर करते हैं। तो इसका था <= 15। तो लेस देन का मतलब उससे कम। तो ये हमारी बाउंड्री लाइन है। कौन सी 0,3 और 5,0 की जो बाउंड्री लाइन है उससे अंदर लेना है, मतलब कि लेस देन। तो ये हमारे पास अंदर का रीजन जितना भी आएगा वो कहलाएगा हमारा 3x + 5y <= 15 का इक्वेशन। ठीक, अब सिमिलर इसी तरह से जो 0,4 और 4,0 की ये लाइन तो ग्रेटर देन का मतलब कि जो ये वाली लाइन है उसमें बाहर ये इतना एक छोटा सा ट्रायंगल पतला पतला बन रहा है नीचे साइड का। ठीक, तो एक ये पॉइंट कौन सा 4,0, एक ये पॉइंट 5,0 और एक पॉइंट ये है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, अब जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट है हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम क्या करें, अगर हमने ग्राफ पेपर पर बनाया है है तो हम क्या करें, ग्राफ पेपर पर या स्केल से मेजर करके हम इसको सॉल्व कर लें और उससे हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम निकाल सकते हैं। जो हमारे पास ये है हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसको निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। कौन सा है 3x + 5y = 15 एंड 4x + 4y = 16। तो ये आपने कक्षा 7-8 में पढ़ा होगा इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन था 3x + 5y = 15, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x + 20y = 16। और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x + 12y = 48। ये जो दो इक्वेशन थी उनमें हम मल्टीप्लाई करने पर 4 और 3 का हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 12x + 20y = 60 है और यहाँ पर 12x + 12y = 48 है। तो जब घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब घटा रहे हैं, देखिए 12x - 12y दोनों बराबर प्लस माइनस में खत्म। प्लस का 20y माइनस का 12y, एक 20y ज्यादा है और ये माइनस का 12y कम है।
तो प्लस वाले में से माइनस वाला घट जाएगा, तो 20y में से 12y चले जाएंगे तो 8y बचेगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर 60 प्लस का है, 48 माइनस का है, तो 60 में से 48 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 12। अब बात करते हैं यहाँ पर 8y बराबर कितना आ गया, 12। तो 8y बराबर 12 है तो y बराबर 12/8 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो आएगा हमारे पास 3/2। 3/2 मीन्स 1.5। ये वैल्यू आ गई हमारे पास y की। अब y की वैल्यू निकालने के लिए, y की वैल्यू निकल आई, अब हमें चाहिए x की वैल्यू। तो जो हमारे पास ये y की वैल्यू आई है उसमें से हम इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को अगर पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगला प्रोसेस हम करते हैं, इसकी y की वैल्यू को हम x की वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। हमारे पास y की वैल्यू है 3/2, तो 3x प्लस 5 इंटू वाई की जगह हमने रख दिया 3/2 इक्वल टू 15। ठीक, अब जो यहाँ पर ये वाला 2 है, एलसीएम देंगे, हमारे पास ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर आगे आ जाएगा, पूरे में प्लस जाएगा। अब यहाँ पर 6x प्लस 15 इक्वल टू 30 है, ये 15 प्लस का है, ये इक्वल टू के उस साइन में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू 30 माइनस 15 दैट इज 15 बचेगा। तो 6x बराबर 15 बचा, तो x बराबर जब निकालेंगे तब 15/6 दैट इज 2.5 आ जाएगा। जब 2.5 आ जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3.2 दैट इज 1.5। x की वैल्यू आ गई कितनी, 2.5। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ गए इंटरसेक्शन वो क्या थे, x की वैल्यू 2.5 और y की वैल्यू 1.5। मतलब कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट था कौन सा, ये वाला, इसके वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 2.5 कॉमा 1.5, ये हमारे पास निकाल लिए। अब जो इतना कॉमन बाउंडेड रीजन है, जो कॉमन बाउंडेड रीजन है ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से हम देख रहे हैं क्या इसके सारे पॉइंट, मतलब कि 2.5 1.5 4 0 और 5 0, ये 3 पॉइंट हैं जिससे हमारा एक कॉमन बाउंडेड रीजन है। अब ये तीनों पॉइंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज क्या है, हमारे पास जेड इक्वल होगी, वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो हम निकाल लेते हैं इससे, जो हमारे पास 3 पॉइंट निकले हैं, 3 पॉइंट कौन कौन से निकले हैं, दैट इज 4,0 5,0 एंड 2.5 1.5। तो जब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 160x प्लस 150y, इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं सबसे पहली 4,0, मतलब कि x जो है 4 वैल्यू है वो x गैलन हम लो सल्फर का डाल रहे हैं और हाई सल्फर का डाल रहे हैं कितना, 0। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 640 आ रही है। कैसे, 160 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 640 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी 0, 150 इंटू 0 0 एंड 160 इंटू 4 दैट इज 640। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है 4,0 कब, जबकि हम 4 गैलन लो सल्फर और 0 गैलन हाई सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अब जब हम लो सल्फर 5 गैलन और जो हाई सल्फर है वो 0 गैलन का इस्तेमाल करें तब कितनी कॉस्ट आ रही है, 800। कैसे, लो सल्फर दैट इज एक्स की वैल्यू हम 5 ले लें तो 160 इंटू 5 प्लस 150 इंटू 0 दिस विल बिकम 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
160 into 5 and the value of this is 800। तो जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 800 की। कब? जब 5 गैलन लो सल्फर और 0 गैलन हाई सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलर ऐसे ही जब हम 2.5 गैलन लो सल्फर का इस्तेमाल करेंगे और 1.5 गैलन जब हम हाई सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तब कितनी कॉस्ट आ रही है? दैट इज 625। मतलब 160 इंटू 2.5 प्लस 150 इंटू 1.5। इसको कैलकुलेटर में आप सॉल्व करके देख लीजिए तो कितना आएगा। ये मैंने निकाल लिया कैलकुलेटर और यहाँ पर किया 160 इंटू 2.5 कितना आया? 400। ठीक, प्लस हमने किया 150 और इंटू, सॉरी गलत हो रहा, अरे 400 प्लस 150 इंटू 1.5 और ये आ गया हमारे पास, गलत आ रहा है, ऐसे नहीं, अलग अलग निकालें। तो 1.5 इंटू 150, कैलकुलेटर भी, हाँ ये 225 आ रहा है। ठीक, 400 पहले था तो प्लस 400, वैसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा उसमें 400 में मल्टीप्लाई कर दे रहा है वो। तो ये आ गया आपका 625। मतलब कि जो हमारी कॉस्ट 2.5 गैलन लो सल्फर और 1.5 गैलन हाई सल्फर का इस्तेमाल करें तो हमारी कॉस्ट आ रही है 625। कब? जब हमें मिनिमम से मिनिमम 16 किलोवाट का चाहिए ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम जो 16 किलोवाट के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो कॉस्ट आ रही है इस कंडीशन पर 4,0 पर, वो कॉस्ट आ रही है 640। सिमिलरली 16 किलोवाट मिनिमम जनरेशन के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो 800 है। और यहाँ पर जो 16 किलोवाट मिनिमम जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए वो कॉस्ट आ रही है 625। हमारे पास तीन सोल्यूशन है कि मिनिमम इतना ही होना चाहिए और सारे कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन कितना, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर 4,0 ये कंडीशन तो फॉलो फुलफिल करता है लेकिन कॉस्ट हमारे पास ज्यादा आ रही है। ठीक, यहाँ पर ये 5 गैलन, यहाँ पर 4 गैलन का इस्तेमाल पांच गैलन का। तो दिया हुआ है। ठीक, तो मेरे ख्याल से सबकी समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। अब अगर किसी की समझ में ना आया हो तो बता दीजिए।
सबकी समझ में आ गया? ओके, अब जो है कुछ जो सॉल्यूशन होते हैं जैसे फीजिबल सॉल्यूशन, इनफीजिबल सॉल्यूशन, या बाउंडेड सॉल्यूशन या अनबाउंडेड सॉल्यूशन, हम उनके कुछ टाइप्स बता देते हैं कि वो कौन कौन से होंगे, जो कि हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम उन्हीं सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स बता रहे हैं, उन चीजों को आप लोग देख लीजिए। देखिए, सॉल्यूशन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस तरह से दिया हुआ होगा, z इक्वल टू 5x1 प्लस 2x2 और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिए हुए हैं, जो आपको ये जो रेड वाला रीजन है, ये देखिएगा, जो रेड वाला रीजन है, ये कनेक्शन आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। x1 प्लस 5x2 ग्रेटर x1 x1 प्लस इस रीजन ये इसमें है ए ये और ए और इसके अलावा जो पॉइंट आएंगे वो सब रेड वाले रीजन पर आएंगे, सारे पॉइंट, ढेर सारे पर भी इसे यही बेस्ट ये पॉइंट मिल रहे हैं। एक है ये वाला पॉइंट बी, एक ए, और बाकी के पॉइंट हमारे पास यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, तो इस पॉइंट से इसके हमारे पास कई सॉल्यूशन निकाले, जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इससे कई सॉल्यूशन निकल आएंगे, जितना भी हमारा ये फिजिबल रीजन है। ठीक, तो जो इस तरह का सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा अनबाउंड फिजिबल रीजन, वो कहलाएगा हमारे पास अनबाउंड फिजिबल रीजन। तो इसमें से हमारे पे कुछ सॉल्यूशन निकल आएंगे। इसी तरह से अगर टोटल अनबाउंड रीजन होगा, जो अनबाउंड सॉल्यूशन होगा, अब जैसे यहाँ पर ये वाला एक एग्जांपल देखिए, मैक्स z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इससे जो ये देखिए रीजन बन रहा है टोटल पूरा बाहर का है, इसमें केवल एक ये पॉइंट है और उस पर भी हमें पता नहीं कि वो बाउंड वो सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा, केवल एक जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, बाकी सारा का सारा आपका बाहर है। ठीक, तो इसका मतलब कि इसके जाने कितने ढेर सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ, ये ऐसे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जिस पर हमारा जो मैक्सिमम हो सकता है वो कई वैल्यू हो सकती है उसकी। कहाँ से लेंगे, जो ये लाइन है यहाँ से ये ऐसे, और ये यहाँ से बेंड हुआ, और फिर ये यहाँ से ऊपर, और इसके बाद जितना भी रीजन है ये पूरा का पूरा रीजन आपका जो अनबाउंड है, इसमें जो भी पॉइंट पड़ेंगे उन सब के लिए मोस्टली वैल्यू के लिए जेड की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है वो कहलाता है अनबाउंड इन वो अनबाउंड फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक, इसके सॉल्यूशन तो निकलेंगे लेकिन वो इनफाइनाइट होंगे और रीजन जो है अनबाउंड होगा। इसी तरह से
अगर हम अगला एक एग्जांपल देखें, ये वाला, ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें कोई और टू एक्स वन जो पहला है 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, वो जाएगा बाहर की तरफ। ग्रेटर देन का मतलब कि जो ये लाइन बन रही, जो एरो बना है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ये वाला एरिया। अब जो ये बाहर की तरफ का एरिया जितना भी है पूरा, वो क्या है, बाहर की तरफ निकल गया। ये और जो हमारे पास एक ये वाला है, ये एरिया क्या है हमारे पास, ये अंदर का एरिया है, ठीक, जो रेड वाला है, ये जो इस लाइन से, मैं इस लाइन को थोड़ा और मोटा कर दूं ताकि दिखे, समझ में आए। फॉर्मेट शेप, और विड्थ, ये हो गया। देखिए जो ये व्हाइट वाली लाइन दिख रही है, अब इसको जो है, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है और जो उसके जिसके नीचे एरो का बना है, ये है आपका कौन सा, 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12, मतलब कि लेस देन 12, ये 12 है मैक्सिमम, और उससे अंदर का रीजन जहां पर ये रेड एरो दिख रहा है। सिमिलरली जो ये वाला रीजन है 2x1 प्लस x2, जो ग्रीन वाला है, ये बाहर का है। अब अगर हम इन दोनों लाइनों को देखें तो इनमें से कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लाइन से, हम इसको भी थोड़ा और मोटा कर देते हैं, इस लाइन को भी शेप, फॉर्मेट शेप, और इसका शेप कर दिया हमने, चलिए इतना। तो आप ये व्हाइट वाली लाइन ये देखिए, मोटी लाइन ये दिख रही है। अब यहाँ पर एक ये इसके बाहर का रीजन ग्रीन एरो, और जो रेड लाइन है इससे अंदर का रीजन जो रेड एरो है। अब इन दोनों में से कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास इनफीजिबल सॉल्यूशन है। इसका मतलब हमारे पास इसका कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। जब इस तरह का केस हो तो हमारे पास कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक। तो इसमें जितने भी टाइप थे, और ये बाउंडेड का मैंने पूरा आपको ये वाला एग्जांपल करके बता ही दिया, जो बाउंडेड रीजन है वो ये वाला रहा, ठीक। ये फीजिबल भी है और बाउंडेड रीजन भी है, और हमारे पास ये कॉमन बाउंडेड रीजन ये वाला निकल आया, और ये हमने इसको सॉल्व करके इसके पॉइंट भी निकाल लिए। तो ये सारा का सारा आपका जो ग्राफिकल मेथड है पूरा कंप्लीट हो गया है हर तरह के सॉल्यूशन के साथ। अब इसमें चाहे मिनिमाइज का हो चाहे मैक्सिमाइज का हो, हमने कुछ एग्जाम्पल ऐसे न्यूमेरिकल लेकर के, सिंपली इक्वेशन और इनइक्वालिटी लेकर के बताया, और ये हम जो ये वाला था जो अभी लास्ट में बताया है, वो हमने ये वाला आप किसी आई, चलिए आई थिंक ये मुझे लगता है सबकी समझ में आ गया है। और आज या कल में मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन आपके गूगल क्लासरूम में सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों को उसको सॉल्व करके आप जो है मुझे भेज दीजिएगा गूगल क्लासरूम पर। सर ये वाला टॉपिक दोबारा समझा दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज बहुत बार कटी है बीच में। अच्छा, वॉइस कट हुई है तो हाँ सर। पर्टिकुलर अगर
कहाँ पर, जहाँ पर कोई चीज ना समझ में आई तो वो बता दूं या पूरा फिर से बता दूं? सर ये न्यूमेरिकल जो आप समझा रहे थे वो दोबारा समझा दीजिएगा बाद में। सर ये जो इंटरसेक्शन फॉर्मुलेशन वाला वाला पॉइंट। है? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से पूरा हम डिस्कस किए ले रहे हैं, ठीक? अगर समझ में ना आए तो वहां पर पूछ लीजिएगा, ठीक है? ये एग्जाम्पल तो आपकी समझ में आ गया हो कि इसमें पूछना क्या था? सर अगली सर केवल क्लास अब भी है हम, सर अभी। अच्छा क्लास भी है अभी? यस सर। तो ठीक है, फिर हम इसको जो है एक बार कल और डिस्कस कर लेंगे, ठीक ठीक है है? सर। ठीक। हाँ, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको प्रॉपर एग्जाम में आती ही आती है। या तो इससे आएगा या तो फिर सिंप्लेक्स से आएगा, किसी ना किसी से एक मेथड आएगा ही आएगा। तो यस इन सर। चीजों को हम बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करके चलेंगे। हाँ सर आपकी तो आवाज फिर बहुत बार कटी थी इसलिए समझ में नहीं आया। हाँ, वो अब एक्चुअली होता है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम में ऐसा हो ही जाता है, वो मुझे भी समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ से भी कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है वो। तो समझ सकते हैं प्रॉब्लम है कुछ। तो हम इस चैप्टर को या इस टॉपिक को एक बार हम दोबारा कल फिर डिस्कस करेंगे, ओके सर। और उसमें से जो है कोई भी अगर किसी की क्वेरी होगी तो हम एक बार फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके सर। मैं जरा अटेंडेंस देख लूं सेक्शन ए में। अभय राज मदेशिया, अभिषेक गुप्ता, अदिति, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये हो गए आयुषी सिंह तक स्क्रीन, और भी ये रहा, और एक और ले लें, बस इतने लोग हैं। तो ये रहा फ्रंट स्क्रीन, और हम इसको ले लेते हैं वर्ड पर, ये रहा कंट्रोल। ठीक, तो ये मैंने अटेंडेंस आपकी ले ली है। आप लोग जब भी आया करें तो अपना नाम जो है अटेंडेंस में लिख दिया करें, जिससे मुझे थोड़ा आसानी रहे, ठीक है? ओके सर। तो हाँ, आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, बाकी इसी एग्जाम्पल को कल हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों की समझ में आ जाएगा, और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम को हम ध्यान में रखते हुए और कोशिश करेंगे फिर, ठीक? तो ओके थैंक यू सर। क्लास फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू सर। थैंक यू।